विराज शर्मा के घर में सुबह का आगाज हमेशा एक आदर्श तस्वीर थी, बिल्कुल उनकी मेटल क्राफ्ट की कला की तरह, जिसमें हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर होता है। दीवार पर लगी खुशनुमा घड़ी ने सुबह के 7 बजने का ऐलान किया, और उसी पल नरम बिस्तर पर एक छोटी सी हरकत हुई। छोटी सी अनाया वर्मा अपने नीले पीले पजामे में अपने पापा की छाती से चिपकी हुई थी। उसका छोटा हाथ विराज के गले में था। उसकी मासूम सांस उसकी गर्दन पर गुनगुना रही थी। विराज ने आंखें खोली। उन आंखों में पहला इमोशन हमेशा एक ठंडा गहरा खालीपन होता था। उसके बाद उसने उस भाव को तुरंत अपने कंट्रोल में कर लिया, जैसे कोई शिल्पकार किसी गलती को छिपाने के लिए मेटल को स्मूथ कर देता है। उसने बड़ी नरमहट से अनाया के माथे को चूमा। ये प्यार था। पिछले 15 सालों में उसने मिरर के सामने खड़े होकर अपने चेहरे की हर मसल को घुमाकर हर उस भाव को प्रैक्टिस किया था जिसे एक सच्चा पति और बाप महसूस करता है। खुशी, दुख और सबसे अहम स्नेह। रसोई से उसकी पत्नी आराध्या वर्मा की तेज आवाज आई। विराज जी, चाय तैयार है, अनाया को उठाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। विराज मुस्कुराया। ये मुस्कान भी वही प्रैक्टिस थी, लेकिन अब वो इसमें माहिर हो चुका था। जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठा तो आराध्या ने उसके लिए सुबह की अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पराठे रखे। वो एक होमिसाइड डिटेक्टिव थी और उसकी जिंदगी उतनी ही तेज तरार थी जितनी कि विराज की जिंदगी शांत। आराध्या ने उसके हाथ पर थपथपाया, एक आम प्यार भरी पटनी की हरकत। तुम आज भी देर तक रुकोगी आराध्या? विराज ने सवाल किया। उसकी आवाज में एक हल्की पति की चिंता थी। आराध्या ने थोड़ी थकान भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ डार्लिंग, वो नया पच्चई नगर केस बहुत उलझा हुआ है। लगता है किसी पुराने सीरियल मामले से जुड़ा हुआ है। हम कुछ पुरानी कोल्ड फाइल्स भी देख रहे हैं। विराज का दिल उसके सीने में एक पल के लिए रुक गया। कोल्ड फाइल्स, ये शब्द उसके कान में एक पुराने भूले चुके से दुख की तरह चुभे। उसने आराम से अपनी चाय का घूंट लिया और अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तुम अपना ख्याल रखना आराध्या, उसने नर्म आवाज में कहा। तुम एक तेज डिटेक्टिव हो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा सबसे आगे है। आराध्या उसके गले लगकर मुस्कुराई। मेरे विराज, तुम कितने फिक्रमंद हो। जिस पल आराध्या दरवाजा बंद करके निकल गई और अनाया स्कूल बस में बैठ गई, उस पल विराज का चेहरा एक ब्लैंक स्लेट में बदल गया। वो किचन में खड़ा था। हवा में अभी भी उसकी पत्नी के परफ्यूम की खुशबू थी। उसने आहिस्ता से अपनी उंगलियों को उस जगह पर फेरा जहां आराध्या ने उसके हाथ को छुआ था। कोई गर्मी नहीं, कोई असली भाव नहीं, सिर्फ एक ठंडा हिसाब किताब। असलियत ये थी कि वो इंसान नहीं था जो वो दिखता था। उसका असली नाम विहान वशिष्ठ था। एक ऐसा नाम जो 18 साल पहले एक भयानक सीरियल किलर विनोद वशिष्ठ के बेटे के रूप में योंजू नगर, अब हम इसे योंजू सिटी ही रखेंगे, के काले इतिहास में दर्ज हो गया था। दोपहर का वक्त था। विराज अपने मेटल क्राफ्ट स्टूडियो में था जो उसके घर के पीछे एक छोटा सा शेड था। वो बड़े ध्यान से एक ब्रास के पीस पर फिनिश दे रहा था। उसका काम उसके लिए एक मास्क था, एक ऐसी जगह जहां वो अपने अंदर की हर इंसानी आवाज को चुप करा सकता था। तभी दरवाजा हल्के से खुला। विराज ने पीछे मुड़कर देखा। एक पतला बेचैन सा आदमी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी तेजी थी, स्टूडियो में दाखिल हुआ। विराज शर्मा जी? आदमी ने सवाल किया। उसकी आवाज में छिपा हुआ रिकग्निशन और एक्साइटमेंट था। विराज का दिल जो हमेशा ठीक उस जगह पर धड़कता था जहां एक आम आदमी का धड़कता है, उस पल एक झटके से रुक गया। वो उस चेहरे को पहचानता था। मनव झा। वो वही टैबलॉइड रिपोर्टर था जिसने 18 साल पहले विनोद वशिष्ठ और उसके बेटे विहान वशिष्ठ की खबर को सबसे पहले छापा था। मनव की आंखों में पहले डाउट था, जो अगले ही पल एक सर्टेनिटी में बदल गया। तुम विहान वशिष्ठ हो, है ना? उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक बड़ी खबर पकड़ने की जीत थी। विराज ने तुरंत अपने हाथों में पकड़ी हुई छेनी को नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने आराम से आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और उस पर कार्यवाही बंद का बोर्ड लगा दिया। मनव झा जी, विराज ने कहा। उसकी आवाज शांत और ठंडी थी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मनव समझ गया कि वो बड़ी मुश्किल में फंस गया है। उसने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन विराज की स्पीड उसकी सोच से ज्यादा थी। अगले क्षण विराज ने मनव को स्टूडियो में रखे तेज धार वाले मेटल के एक टुकड़े से पकड़ लिया। तुम्हें ये राज यहाँ दफनाना पड़ेगा, विराज ने धीरे से कहा। तुम एक किलर नहीं हो। मनव ने अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश की।
तुमने मेरे बाप के बारे में लिखा था, तुम वो समान नहीं हो, तुम इस झूठ में रहना चाहते हो। हाँ, मैं रहूंगा, और इस झूठ को बचाने के लिए मैं वही बन सकता हूँ जो तुम और दुनिया मुझे समझती है। विराज ने मनव को स्टूडियो के सबसे अंदर के छिपे हुए कमरे में एक मजबूत कुर्सी से रस्सी से बांध दिया। रिपोर्टर की आंखों में डर और बेचारगी थी। विराज के चेहरे पर वही ब्लैंक भाव था जिसकी उसने साल 2 साल प्रैक्टिस की थी। तुम्हें यहाँ तब तक रहना पड़ेगा जब तक मैं अपनी पत्नी को उस असली सच से बचा नहीं लेता। उसका दिमाग अब 2 धांव पर काम कर रहा था, अपनी चुराई हुई पहचान को बचाना और अपनी पत्नी की जांच को उस सच्चाई से दूर रखना। उसी वक्त आराध्या वर्मा अपने पुलिस स्टेशन में पचई नगर मर्डर केस की गहरी जांच में लगी हुई थी। उसने और उसकी टीम ने एक पैटर्न पकड़ा। सर, ये जो पचई नगर में हत्याकांड हुआ है, इसका तरीका 18 साल पुराने योंजू नगर सीरियल मर्डर से मिलता जुलता है। आराध्या ने 2 सुख की पुरानी फाइल निकाली। सीरियल किलर विनोद वशिष्ठ, उसके हत्याकांड की पुरानी खबरें और विनोद के बेटे विहान वशिष्ठ की धुंधली फोटो। वो लड़का जिसे लोगों ने बुराई का बेटा नाम दिया था और जो अपने बाप की मौत के बाद लापता हो गया था। आराध्या ने विहान की फोटो को बड़े ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर वही खालीपन था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। हमें विहान वशिष्ठ की तरफ देखना होगा, आराध्या ने सोचते हुए कहा। अगर वो जिंदा है तो वो उसके बाप के तरीके को जानता होगा। लेकिन 18 साल से कोई हत्याकांड नहीं हुआ। क्या वो सचमुच इतना अच्छा बन गया कि वो चुपचाप जी रहा है? शाम को आराध्या थकी हारी घर आई। उसने देखा कि विराज बड़े आराम से किचन में खाना बना रहा है। उसने आज बिना किसी गलती के एकदम परफेक्ट दाल मखनी बनाई थी। तुम्हारे चेहरे पर थकान दिख रही है, विराज ने बड़े स्नेह से कहा। जब आराध्या खाना खा रही थी तो उसने हिम्मत करके वो सवाल किया जिसे वो दिन भर से टाल रही थी। विराज जी, आराध्या ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें विनोद वशिष्ठ का नाम याद है? द योंजू नगर किलर। विराज ने तुरंत अपने हाथों में पकड़ी हुई चम्मच को नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर एक नर्म फिक्र आई। हाँ, याद है, एक भयानक अतीत। क्यों, तुम उस मामले पर काम कर रही हो? हाँ, हमारी टीम को लगता है कि ये नया केस उसके तरह का हो सकता है। उसका बेटा विहान वशिष्ठ जो गायब हो गया था। विराज ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उस लड़के को कितना दुख हुआ होगा, विराज ने दुखी भरी आवाज में कहा। अपने बाप की बुराई का बोझ उठाना, वो एक अकेलेपन का शिकार होगा। लेकिन क्या वो सचमुच इतना बुरा निकला होगा कि अब वो कत्ल कर रहा है? आराध्या ने उसके हाथ को पकड़ा। तुम कितने अच्छे हो विराज जी, तुम हमेशा दूसरों की तकलीफ को समझते हो। शायद मैं बस गलत सोच रही हूँ। उस रात जब आराध्या नींद में थी, विराज चुपचाप स्टूडियो में गया। अंदर मनव झा रस्सी से बंधा हुआ था। तुम एक अच्छी पत्नी और बाप की भूमिका निभाते हो विहान वशिष्ठ। मैं विराज शर्मा हूँ, विहान ने जवाब दिया। और अब तुम मेरी पत्नी की जांच में मेरी मदद करोगे। बर्फ के नीचे की आग अब दोनों पति पत्नी के बीच की दीवारों को जलाने के लिए तैयार हो रही थी। स्टूडियो के अंदर वेल्डिंग की हल्की रोशनी में विहान वशिष्ठ, अब विराज शर्मा, और रस्सी से बंधे मानव झा का रिश्ता अब दुश्मनी से ज्यादा एक मजबूर साझेदारी का बन चुका था। मानव हैरान और परेशान था, लेकिन पत्रकार की जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ रही थी। तुम मुझे मेरी पत्नी से भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हो विहान, उसने कहा। तुम निर्दयी नहीं हो। तुम हमेशा अपने पिता की बुराई के साए में जीते रहे हो। अगर तुमने किसी को मारा होता तो इतने सालों तक ये बनावटी जिंदगी नहीं जी पाते। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो महसूस करता हो, विहान ने भावहीन स्वर में कहा। मैं वो हूं जिसे महसूस करना सिखाया गया है। प्यार, गुस्सा, दुख, ये सब मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मेरे लोहे के लिए डिजाइन बनाए जाते हैं। लेकिन अगर मेरा राज खुल गया तो मेरी बेटी अनाया और आराध्या दोनों तबाह हो जाएंगे। और इसलिए तुम मुझे उस असली कातिल तक पहुंचाओगे ताकि मेरी पत्नी की जांच गलत दिशा में न जाए। विहान ने मानव की रस्सी थोड़ी ढीली की और उसके सामने आराध्या के फाइलों से निकाले गए पचई नगर केस के सबूत रखे। तुम्हारे पास वो जाल है, संपर्क, जो पुलिस के पास नहीं है। तुम्हें पता लगाना है कि पचई नगर की शिकार लड़की का मेरे पिता विनोद वशिष्ठ के अतीत से क्या रिश्ता था, और क्या कोई और भी था जो मेरे पिता के अपराधों में शामिल था। मानव ने गहरी सांस ली। और मेरी खबर? तुम्हें वो खबर मिलेगी मानव। हत्यारे का बेटा अपनी निर्दोषता साबित करता है, लेकिन तब तक तुम मेरे कैदी हो। अगर तुमने एक भी लीक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी तरह कुचल दूंगा जैसे इस इस्पात को दबाया जाता है।
विहान की आंखों में वो ठंडी चमक देखकर मानव कांप उठा। उसे समझ आ गया कि विराज शर्मा का ये चेहरा उसके लिए एक ढाल है। आराध्या का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और यही उसे खतरनाक बनाता था। थाने में आराध्या वर्मा अपने पति की अच्छाई और नए केस की बुराई के बीच उलझी हुई थी। जब उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे विनोद वशिष्ठ यानी क्रमिक हत्यारे के बेटे विहान वशिष्ठ की पुरानी फाइल दी, आराध्या ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। वही खालीपन जो उसके पति की आंखों में कभी कभी झलकता था। एक शाम अनाया को सुलाने के बाद आराध्या ने अपने पति के पुराने सामान में तलाश शुरू की। उसे वहां एक छोटा पुराना जंग लगा लॉकेट मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक लड़के और एक लड़की की धुंधली सी तस्वीर थी, विहान और उसकी बहन वीरा वशिष्ठ। लॉकेट के पीछे आधा लिखा हुआ पता और एक पुराना नंबर दर्ज था। आराध्या को लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई हो। उसने तुरंत उस नंबर पर फोन लगाया। 2 बार घंटी बजने के बाद एक थकी हारी नर्म आवाज आई। हेलो, कौन? मेरा नाम आराध्या वर्मा है, मैं जांच अधिकारी हूँ। क्या आप वीरा वशिष्ठ है? फोन पर गहरी दर्द भरी चुप्पी छा गई। मैं नहीं जानती कौन विहान है, वीरा ने रुकते हुए कहा। आराध्या ने वीरा की आवाज में छिपा डर और रक्षण भाव पहचान लिया। उसने वीरा को अगले दिन मिलने पर मजबूर किया। जब वे मिली तो वीरा साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो थकान थी जो कोई बड़ा राज लंबे समय तक छिपाने से आती है। क्या तुम्हारा भाई जिंदा है वीरा? आराध्या ने सीधा सवाल किया। वीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्या आप कौन हैं जो मेरे मर चुके भाई के बारे में पूछ रही हैं? मैं उसकी पत्नी हूँ, आराध्या ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में दर्द था। मैं उसे विराज शर्मा के नाम से जानती हूँ। क्या वो तुम्हारा भाई विहान है? वीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि 15 साल का झूठ अब टूट चुका है। लेकिन उसने तुरंत आराध्या की आंखों में देखा और विहान को बचाने की कोशिश की। विराज शर्मा, जिसे तुम जानती हो, वो मेरा भाई विहान नहीं है। मेरा भाई तो 18 साल पहले उस झील में डूबकर मर गया था, जब उस पर पिता के अपराधों का इल्जाम लगा था। वो ही था जिसे तुम्हारी पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन वीरा की आखिरी पंक्ति में झूठ की झंकार थी, जिसे आराध्या ने एक जांच अधिकारी होने के नाते पहचान लिया। अब उसे यकीन हो गया कि उसका पति वास्तव में विहान वशिष्ठ है। अपने पति के रहस्य को उजागर करने के लिए आराध्या ने उसकी पहचान विराज शर्मा की गहराई से जांच शुरू की। उसने उसके जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा रिकॉर्ड सब कुछ परखा। एक छोटा सा सुराग उसे एक पुरानी कार हादसे की चिकित्सा फाइल तक ले गया। फाइल के अनुसार विराज शर्मा यानी आदित्य शर्मा एक धनाढ़ डॉक्टर परिवार, डॉक्टर राजन शर्मा और श्रीमती नीला शर्मा का बेटा था। आराध्या बिना कोई औपचारिक छापे के शर्मा परिवार के विशाल बंगले पर पहुंची। जब उसने डॉक्टर शर्मा से विराज के बारे में पूछा तो डॉक्टर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आराध्या ने उस डर को गौर से देखा। धीरे धीरे उसने अंदर जाने का संकेत दिया। डॉक्टर शर्मा की पत्नी श्रीमती नीला शर्मा उसे एक बंद कमरे में ले गईं। उस कमरे में मशीनों की आवाज आ रही थी जो किसी व्यक्ति को जिंदा रखे हुए थी। बिस्तर पर एक आदमी लेटा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कोई हरकत नहीं। वह गहरे कोमा में था। ये कौन है? आराध्या ने दबे स्वर में पूछा। श्रीमती नीला शर्मा सिसकते हुए बोली, ये हमारा असली बेटा है, आदित्य शर्मा। आराध्या की दुनिया जैसे बिखर गई। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। उसका पति, उसका प्रेम, उसकी बेटी, सब एक झूठी पहचान पर टिका था। नीला शर्मा ने रोते हुए आगे कहा, 15 साल पहले आदित्य का एक भयानक हादसा हुआ। उसी समय विहान वशिष्ठ वहां मौजूद था। विहान ने हमें धमकी दी, अगर हमने उसे आदित्य की पहचान नहीं दी तो वह पुलिस को बता देगा कि वह विनोद वशिष्ठ का बेटा है और हमें और हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। आराध्या का मन 3 हिस्सों में टूट गया। एक, जांच अधिकारी आराध्या। उसका पति एक झूठा व्यक्ति, एक ब्लैकमेल करने वाला है। पत्नी आराध्या, उसका 15 साल का रिश्ता और उसकी बेटी अनाया, क्या सब एक साजिश थी? इंसान आराध्या, विहान ने ऐसा क्यों किया? क्या वह सच में इतना निर्दयी है कि किसी की पहचान चुरा ले? उस रात जब विहान यानी विराज घर आया तो उसने आराध्या को बिस्तर पर बैठे देखा। उसके हाथ में वही पुराना लॉकेट था। तुम कौन हो विराज जी? आराध्या की आवाज में गुस्सा नहीं था, केवल दर्द। मेरा नाम विहान वशिष्ठ है आराध्या, और मैं वही आदमी हूं जिसे तुमने 15 साल पहले प्यार किया था। वही आदमी जिसे दुनिया ने हमेशा एक हत्यारा समझा। ये टकराव विहान और आराध्या के रिश्ते का सबसे बड़ा मोड़ था।
अब उनका रिश्ता झूठ और सच्चाई के बीच की नाजुक डोर पर लटका हुआ था। कमरे में खामोशी छा गई। ये वो भयानक पल था जिसके बारे में विहान ने 15 साल तक सोचा था कि वो कभी नहीं आएगा। तुमने क्यों किया विहान? आराध्या की आवाज अब टूट चुकी थी। वो सीधे उससे नहीं बल्कि उस भयानक सच से बात कर रही थी जो उनके बीच खड़ा था। तुम्हारी वजह से, विहान ने धीरे से कहा। जब मैं भागा तो मैं सिर्फ एक नया नाम नहीं चाहता था आराध्या, मैं एक नई जिंदगी चाहता था। एक ऐसी जिंदगी जहां मैं सुबह उठकर ये न सोचूं कि मैं एक हत्यारे का बेटा हूं। उसने एक गहरी सांस ली। जब मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा कि ये हो सकता है। तुमने मुझे देखा और तुमने मुझ में वो खालीपन नहीं देखा जो बाकी दुनिया देखती थी। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया आराध्या। उस प्यार के लिए मुझे वो झूठ जीना पड़ा। मुझे विराज शर्मा बनना पड़ा। तुम प्यार की बात कर रहे हो? आराध्या जोर से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। तुमने आदित्य शर्मा की पहचान चुराई, उनके माता पिता को धमकाया और मुझ जैसी कानून को मानने वाली औरत से झूठ बोलकर शादी की। ये प्यार नहीं, ये धोखा है। धोखा नहीं, सुरक्षा थी, विहान ने तुरंत उत्तर दिया। अगर मेरा सच सामने आता तो मेरे पिता का कलंक तुम्हारे और अनाया पर पड़ता। मैं ये नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने कभी किसी को नहीं मारा। आराध्या ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुमने किसी को नहीं मारा। तुम्हारी बहन वीरा ने मुझे बताया। लेकिन तुमने एक निर्दोष आदमी की जिंदगी चुराई। क्या तुम जानते हो कि आदित्य के माँ बाप हर दिन किस दर्द से गुजरते हैं? विहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं जानता हूं। मैंने उन्हें हमेशा पैसा दिया, उनकी हर जरूरत पूरी की। मैं अपनी बहन को भी बचा रहा था जो मेरे पिता के डर से भाग रही थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम्हारे पास अब भी एक रास्ता है। आराध्या ने अपनी वर्दी और अपने काम को याद किया। तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हारे लिए बेहतर वकील दूंगी। हम तुम्हारी सच्चाई सामने लाएंगे कि तुमने किसी को नहीं मारा, तुम निर्दोष हो। नहीं, विहान ने मना कर दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी पुलिस मुझे विनोद वशिष्ठ के बेटे के रूप में देखेगी। वे मानेंगे कि पचाई नगर का हत्यारा मैं ही हूं। मेरी पत्नी ही मुझे गिरफ्तार करेगी। क्या तुम ये बदनामी झेल पाओगी? आराध्या चुप हो गई। वो जानती थी कि वो क्या कह रहा है। मानव झा, आराध्या ने अचानक नाम लिया। वे पत्रकार कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? विहान को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अब सिर्फ पत्नी नहीं रही, वह जांच अधिकारी बन चुकी है। वह मेरे स्टूडियो में है। मैंने उसे बांध रखा है पर उसे चोट नहीं पहुंचाई है। मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूं। वह जानता है कि मेरे पिता के पुराने साथी कौन थे। कोई है जो अब भी मेरे पिता की तरह लोगों को मार रहा है और वह मुझे फंसाना चाहता है। आराध्या ने थोड़ी देर सोचा। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा। ठीक है, उसने अंत में कहा, मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब से हम साथ काम करेंगे। आराध्या ने दृढ़ता से कहा। जो भी जानकारी तुम मानव झा से निकालोगे, जो भी सुराग तुम्हें मिलेगा, सब कुछ तुम मुझे बताओगे। मैं तुम्हारा साथी बनूंगी, तुम्हारा जांच अधिकारी नहीं। अगर हम असली हत्यारे को ढूंढ पाए तो तुम्हारी निर्दोषता साबित हो जाएगी और तुम्हारे झूठे नाम का बोझ कम हो जाएगा। उसकी आवाज में चेतावनी थी। अगर तुमने एक भी बात छुपाई या कानून को तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी पल गिरफ्तार करूंगी। क्या तुम मेरी बात मानोगे विहान? विहान ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। उन आंखों में अब भी प्यार था, लेकिन अब वो प्यार एक सख्त विश्वास की मांग कर रहा था। हाँ आराध्या, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। इस रात उनका वैवाहिक रिश्ता तो टूट गया था, लेकिन उनकी साझेदारी एक नए और खतरनाक सफर के लिए शुरू हुई थी। आराध्या को अपने पति पर नजर रखनी थी, उसे बचाना भी था और सबसे जरूरी सच्चाई को सबके सामने लाना था। आराध्या ने अगले दिन से ही अपनी दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। थाने में वो तेज तर्रार इंस्पेक्टर थी जो पचई नगर केस की जांच कर रही थी, और घर पर वो उस आदमी की साथी थी जो उस केस के सबसे बड़े रहस्य को छिपा रहा था। उस शाम विहान और आराध्या दोनों ने मिलकर मानव झा के पास जाने का फैसला किया। विहान मानव को अपने स्टूडियो में लोहे के बड़े बड़े औजारों के बीच रस्सी से बांधकर रखे हुए था। स्टूडियो में अंधेरा था, बस वेल्डिंग की मेज से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मानव झा पत्रकार अपनी कुर्सी पर परेशान बैठा था। उसने आराध्या को देखा और हैरान रह गया। इंस्पेक्टर आराध्या वर्मा, तुम यहाँ हो और तुम इस हत्यारे के साथ हो? मानव की आवाज में डर और निराशा थी। चुप रहो मानव, आराध्या ने कठोर आवाज में कहा।
मैं यहाँ जांच के लिए हूँ। अब तुम मुझे सच बताओगे। विहान ने आगे बढ़कर मानव की रस्सी थोड़ी ढीली की। मानव, तुम जानते हो कि मैं अपराधी नहीं हूँ। असली अपराधी को ढूंढने में मेरी पत्नी मेरी मदद कर रही है। अब तुम हमें बताओ, विनोद वशिष्ठ के अपराधों में और कौन शामिल था? मानव ने गहरी सांस ली। विनोद वशिष्ठ पागल था, लेकिन अकेला नहीं था। मैंने एक बार अपने सोर्स से सुना था कि उसके पास एक छाया थी, एक दूसरा आदमी जो उसकी मदद करता था और लोगों को ढूंढने में उसका साथ देता था। उसका नाम क्या था, आराध्या? आराध्या ने पूछा। कोई नाम नहीं था, बस एक कोड वर्ड, बच्चा, मानव ने कांपते हुए कहा। वो साथी विनोद वशिष्ठ से उम्र में छोटा था, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक और खतरनाक। विहान और आराध्या एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये बच्चा ही वो आदमी था जो अब फिर से कत्ल कर रहा था? मानव ने आगे कहा। एक और बात, पचई नगर में जो लड़की मारी गई थी, मैंने सुना था कि वो विनोद वशिष्ठ के किसी पुराने शिकार की बेटी थी। शायद ये बदला लेने का मामला है विहान। कोई तुम्हारे बाप के अपराधों का हिसाब तुमसे लेना चाहता है। ये सुनकर विहान के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसका झूठ उसके परिवार को अब भी खतरे में डाल रहा था। अगले दिन आराध्या ने अपनी बहन वीरा वशिष्ठ से फिर मिलने का फैसला किया। आराध्या जानती थी कि वीरा अब भी कुछ छिपा रही है। वीरा एक छोटी सी चाय की दुकान पर मिली। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। विहान ने तुमसे बात की, आराध्या? वीरा ने पूछा। हाँ, उसने अपनी पहचान के बारे में सब बता दिया। पर अब तुम मुझे सच बताओ, विराज शर्मा की पहचान लेने में तुमने अपने भाई की मदद क्यों की? वीरा ने रोते हुए बताया कि 15 साल पहले जब उनके पिता का सच सामने आया था तो पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ गई थी। विहान को हर कोई हत्यारा मानता था। हम भाग रहे थे, आराध्या। उस रात जब हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था तो विहान ने मुझसे कहा था कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे मरना होगा। उसने मेरी मदद से आदित्य शर्मा की पहचान ले ली। लेकिन तुम एक और बात छिपा रही हो। आराध्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुमने 15 साल पहले पुलिस को झूठी गवाही क्यों दी कि विहान ने ही किसी को मारा था? तुमने झूठ बोला ताकि पुलिस तुम्हारा पीछा छोड़ दे? वीरा टूट गई। हाँ, मैंने झूठ बोला। मैं अपने भाई को बचाना चाहती थी, पर मैंने सोचा था कि पुलिस मान लेगी कि वो मर चुका है और उसका पीछा छोड़ देगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी वापस आए। वीरा ने धीरे से बताया कि विनोद वशिष्ठ मरते वक्त अपनी डायरी में कुछ लिख गए थे जो उन्होंने वीरा को छिपाने के लिए दिया था। उस डायरी में कुछ कोडवर्ड और नामों के पहले अक्षर लिखे थे। मुझे लगता है कि ये उस छाया या बच्चे से जुड़ा हो सकता है। आराध्या को लगा कि उसे एक बड़ा सुराग मिल गया है। ये डायरी ही उन्हें उस आदमी तक पहुंचा सकती थी जो विहान को फंसाना चाहता था। वीरा, वो डायरी कहाँ है? वीरा ने बताया कि डायरी उसके पास नहीं है। उसने डर के मारे उसे अपने गांव के पास एक पुराने घर में छिपा दिया था। आराध्या ने विहान को फोन किया और उसे सब बता दिया। विहान जानता था कि वो डायरी उसके पिता के सारे राज खोल सकती है। हमें वो डायरी तुरंत चाहिए, आराध्या। असली हत्यारा भी जानता होगा कि वो डायरी कहाँ है और वो उसे लेने के लिए पहले वहां पहुंचेगा। उसी रात विहान और आराध्या पुलिस की वर्दी और पहचान को छोड़कर एक साथ उस पुराने गांव की तरफ निकले। उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उस पल दूर बैठे किसी ने एक अंधेरे कमरे में एक पुरानी डायरी की तस्वीर देखी और मुस्कुराया। वो मुस्कुराया क्योंकि उसका खेल अब और मजेदार होने वाला था। विहान और आराध्या की गाड़ी अंधेरी रात में पुराने टूटे फूटे रास्तों पर भाग रही थी। उनके बीच अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं, बल्कि दो खोजी लोगों का रिश्ता था जो एक खतरनाक राज की तलाश में थे। गांव बहुत पुराना है, विहान ने गाड़ी चलाते हुए कहा। वहां बिजली कम होगी और सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अगर वो डायरी असली हत्यारे के हाथ लगी तो वो उसे जला देगा और हम कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। आराध्या ने अपने फोन पर उस जगह का नक्शा देखा जहां वीरा ने डायरी छिपाने की बात बताई थी। वीरा ने कहा था कि वो घर गांव के आखिरी छोर पर है, जहां एक पुराना कुआं है। वो घर लगभग 15 साल से बंद पड़ा है। उन्हें पता नहीं था, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे। एक और गाड़ी बिना लाइट जलाए कुछ दूरी पर उनका पीछा कर रही थी। उस गाड़ी के अंदर बैठा आदमी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। गांव पहुंचने पर उन्होंने अपनी गाड़ी मुख्य सड़क से दूर रोकी और पैदल ही अंधेरे में चलने लगे। वहां रात की चुप्पी बहुत गहरी थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, आराध्या ने फुसफुसा कर कहा, विहान, मुझे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। मुझे कुछ आहट सुनाई दी।
विहान, जो कि खुद एक लोहार होने के कारण अंधेरे और चुप्पी का आदी था, तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी पत्नी को पीछे खींचा और एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गए। अचानक एक साया हवेली के अंदर गई। वो बहुत तेजी से चल रहा था, जैसे वो जगह उसे पहले से पता हो। ये वही है, विहान ने कहा। वो जानता था कि वीरा डायरी कहाँ छिपाएगी। विहान और आराध्या ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की बजाय पीछे की टूटी खिड़की से अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर पुरानी धूल और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। अंदर का कमरा बिखरा हुआ था। वो छाया पहले ही वहां पहुंच चुका था और डायरी ढूंढ रहा था। विहान और आराध्या ने छिपकर उसे देखा। वो आदमी ऊंचा था और उसका शरीर गठीला था। उसके हाथ में टॉर्च थी और वो कमरा छान रहा था। वो शायद बच्चा है, आराध्या ने धीरे से कहा। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। जैसे ही उस आदमी ने एक पुराने संदूक को खोला, विहान और आराध्या उस पर कूद पड़े। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वो आदमी बहुत ताकतवर था और विहान को पता था कि वो अपनी पत्नी को खतरे में नहीं डाल सकता था। आराध्या ने अपनी पुलिस की ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया, पर अंधेरे में वार खाली जा रहे थे। लड़ते लड़ते उस आदमी की टॉर्च जमीन पर गिर गई। हल्की रोशनी एक चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा देखकर विहान जम गया। वो चीख भी नहीं पाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। तुम विहान के मुंह से मुश्किल से आवाज निकली। उस आदमी ने विहान को धक्का दिया और कमरे से बाहर भागने लगा। आराध्या तुरंत उठकर उसका पीछा करने लगी, लेकिन भागते हुए उस आदमी ने विहान के पास पड़ी डायरी उठा ली। भागो मत, आराध्या चिल्लाई। वो आदमी हवेली के पीछे कुएं की तरफ भागा। आराध्या उसके ठीक पीछे थी। भागते हुए उस आदमी ने डायरी को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आराध्या उसे पकड़ने वाली थी, वो आदमी कुएं के पास रुका और डायरी के फटे हुए पन्ने हवा में उड़ा दिए। फिर वो कुएं में कूद गया। आराध्या भागकर कुएं के पास पहुंची। उसने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन वो कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वो आदमी गायब हो चुका था। तभी विहान लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंचा। कौन था वो विहान? तुमने उसे पहचान लिया था? आराध्या ने हाफते में पूछा। विहान का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो 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 असली बैखी संग था, आराध्या। आराध्या ने पहले सुना था कि विहान ने आदित्य शर्मा की पहचान चुराई है, लेकिन अब वो असली बैखी संग को देख रही थी। वो वो कैसे हो सकता है? आराध्या ने कहा। वो तो कोमा में था। डॉक्टर शर्मा ने मुझे दिखाया था। विहान को अब समझ आया कि ये जाल कितना गहरा है। वो आदमी जो कोमा में था, वो आदित्य शर्मा था, और जिसने उसकी पहचान ली, वो असली बैखी संग था, असली विराज शर्मा। और मैं डो विहान वशिष्ठ हूँ। वो आदमी जिसके बारे में तुमने सोचा था कि वो कोमा में था, वो मेरा बदला हुआ चेहरा था। हम सब एक दूसरे की पहचान चुराकर जी रहे थे। आराध्या के दिमाग में बिजली कौंध गई। असली विराज शर्मा, जिसे वो असली विहान समझ रही थी, वही असली हत्यारा था, विनोद वशिष्ठ का छाया या बच्चा। अब आराध्या को समझ आया कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले चुकी है। उसका पति विहान तो बस पहचान चोरी का अपराधी था, लेकिन जिससे वो अब लड़ रही थी, वो हत्यारा था, जिसने जानबूझकर विहान को फंसाया था। अब जब असली हत्यारे का चेहरा सामने आ गया था, तो क्या आराध्या उसे पकड़ पाएगी? और क्या विहान अपने जीवन का सबसे बड़ा सच अपनी पत्नी को बता पाएगा? विहान और आराध्या दोनों उस कुएं के किनारे खड़े थे। हवा में टूटी हुई डायरी के पन्ने उड़ रहे थे। आराध्या को अब सब कुछ साफ साफ समझ आ गया था। तो डॉक्टर शर्मा के घर कोमा में लेटा हुआ आदमी वो आदित्य शर्मा था, और जिसने उसकी पहचान चुराई वो असली बाइक ही सुंग था। आराध्या ने धीरे से कहा। और तुम विहान वशिष्ठ उस असली बैक ही सुंग की पहचान चुराकर जी रहे थे? विहान ने सिर झुका लिया। हाँ आराध्या, जब मैं भागा तो मेरी बहन वीरा ने उस आदमी से मेरी मुलाकात कराई थी। वो खुद डॉक्टर था और अपने परिवार के साथ मिलकर आदित्य शर्मा को छुपा रहा था। उसने मुझे ब्लैकमेल किया। मेरी असली पहचान छिपाने के बदले में उसने मुझे अपनी असली बाइक ही सुंग की जगह रहने को कहा। आराध्या के मन में एक और सवाल उठा। क्यों? उस असली बाइक ही सुंग ने तुम्हारी पहचान क्यों चुराई? क्योंकि, विहान ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि वो जानता था कि मैं हत्यारे का बेटा हूं और विनोद वशिष्ठ के सारे अपराधों का इल्जाम मुझ पर लगाना बहुत आसान होगा। वो छाया, वो बच्चा अब असली बाइक ही सुंग बन चुका था
और मुझे फंसाने के लिए मेरी नकली पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। आराध्या, जो आदमी तुम पर नजर रख रहा है और जो अब भी लोगों को मार रहा है, वो मैं नहीं हूं, वो तुम्हारा पति नहीं है, वो असली बाइक ही सुंग है। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे। तो तुमने किसी को नहीं मारा? तुमने बस अपनी पहचान बचाने के लिए झूठ बोला? उसका दिल एक भारी पत्थर की तरह सीने में बैठ गया था। वो एक अपराधी से प्यार करती थी, लेकिन वो अब जानती थी कि वो अपराधी खून का प्यासा नहीं है। लेकिन अब वो डायरी, वो जा चुकी है, असली हत्यारे के हाथ लग गई है, विहान ने चिंता से कहा। आराध्या ने जमीन पर गिरे हुए डायरी के कुछ फटे पन्ने उठाए। वे बुरी तरह से भीग चुके थे, पर उसने उनमें कुछ कोडवर्ड्स और तारीखें पढ़ने की कोशिश की। पूरी डायरी भले ही चली गई हो विहान, लेकिन एक पुलिस अफसर होने के नाते मैं जानती हूँ कि सबूत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। हमें अब तुरंत डॉक्टर शर्मा के पास वापस जाना होगा। अगली सुबह आराध्या और विहान ने चुपके से डॉक्टर शर्मा के घर का रुख किया। आराध्या भी पुलिस अफसर थी, पर उसकी वफादारी अब उसके पति और सच्चाई के साथ थी, न कि सिर्फ कानून के साथ। उन्होंने डॉक्टर राजन शर्मा और उनकी पत्नी नीला शर्मा को आमने सामने बिठाया। कल रात असली बाइक ही सुंग, असली विराज ने एक हत्या को अंजाम दिया और वो अब भी फरार है। आप लोगों ने इतने साल तक झूठ बोला कि कोमा में लेटा हुआ आदमी आदित्य शर्मा है। वो कौन है? डॉक्टर शर्मा टूट गए। वो हमारा बेटा नहीं है इंस्पेक्टर। वो सच में असली बाइक ही सुंग था, जो एक्सीडेंट के बाद हमें मिला था। झूठ! विहान चिल्लाया। आपने मुझे बताया था कि कोमा वाला आदमी आदित्य है और मैं आपकी जान बचाने के लिए उसकी पहचान चुरा कर जी रहा था। नीला शर्मा रो पड़ी। हम मजबूर थे। असली बाइक ही सुंग हमारा पुराना रिश्तेदार था। वो बहुत खतरनाक था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया, तो हमने उसकी पहचान तुम्हें दी ताकि वो सुरक्षित रहे और तुम उसके खिलाफ कोई सबूत न जुटा पाओ। असली बाइक ही सुंग कौन है? आराध्या ने पूछा। डॉक्टर शर्मा ने डरते हुए बताया। उसका असली नाम च्योंग सा इल है। वो हमारे परिवार का दूर का रिश्तेदार था, एक सनकी आदमी जिसे बचपन से ही विनोद वशिष्ठ ने इस्तेमाल किया था। वो ही छाया था और वो ही बच्चा था। विहान के होश उड़ गए। वो इतने सालों तक अपने असली हत्यारे की पहचान चुराकर जी रहा था। आराध्या ने पूछा, अगर वो आदमी कोमा में था तो उसने कल रात आप पर हमला क्यों किया? क्योंकि वो कोमा में नहीं था। वो बस सोने का नाटक कर रहा था। वो अपनी पुरानी चोटों से उबर रहा था और अपने राज छिपाने के लिए उसने हम पर नाटक करने का दबाव डाला था। आराध्या को अब पता था कि वो किसके खिलाफ लड़ रही है। चियोंग सा इल, विनोद वशिष्ठ का सबसे खतरनाक साथी, जिसे पुलिस ने कभी पकड़ा नहीं था, अब उसकी जिंदगी में आ चुका था। विहान ने गहरी सांस ली और अपने पत्नी का हाथ पकड़ा। अब जब हमें पता चल गया है कि असली हत्यारा कौन है, तो हमें एक साथ काम करना होगा। वो मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन अब मैं उसे फंसाऊंगा। आराध्या ने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया और बताया कि उन्हें पचाई नगर केस में एक नया संदिग्ध मिला है। उसने जानबूझकर विहान का नाम छिपाया, लेकिन चियोंग साइल बहुत चालाक था। वो जानता था कि विहान और आराध्या अब उसके पीछे पड़ेंगे। उसने पहले ही एक नया जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसने अपने फोन से एक अननाम संदेश आराध्या के थाने के वरिष्ठ अधिकारी को भेजा, जिसमें लिखा था, इंस्पेक्टर चा जी वॉन आराध्या वर्मा अपने पति की पहचान छिपा रही है। उसका पति ही विनोद वशिष्ठ का बेटा असली अपराधी है। आराध्या के पास अब ज्यादा समय नहीं था। उसके अपने विभाग की जांच कभी भी उस तक पहुंच सकती थी। उसे विहान को बचाना था और चियोंग साइल को पकड़ना था, इससे पहले कि उसका अपना करियर और उसकी शादी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। वरिष्ठ अधिकारी के मेज पर गुमनाम संदेश पहुंच चुका था। संदेश में सीधा आरोप था, इंस्पेक्टर आराध्या वर्मा अपने पति की असली पहचान छिपा रही है और उसका पति ही विनोद वशिष्ठ का बेटा है। जांच तुरंत शुरू हो गई। आराध्या के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे कमरे में बुलाया। इंस्पेक्टर वर्मा, अधिकारी ने शांत पर गंभीर आवाज में कहा, क्या ये सच है कि तुम्हारा पति विराज शर्मा असल में क्रमिक हत्यारे विनोद वशिष्ठ का बेटा विहान वशिष्ठ है? आराध्या में अपने मन में फैसला किया, वो झूठ नहीं बोलेगी। अब उसे सच्चाई को चतुराई से संभालना था। जी सर, आराध्या ने दृढ़ता से कहा, मेरा पति विहान वशिष्ठ है, लेकिन उसने कोई कत्ल नहीं किया है। वो बस एक झूठी पहचान लेकर जी रहा था। झूठी पहचान? ये एक बड़ा अपराध है इंस्पेक्टर, अधिकारी चिल्लाया। तुमने ये बात इतने दिन क्यों छुपाई? क्योंकि सर, मेरा पति निर्दोष है, आराध्या ने पूरी ताकत लगा दी। असली हत्यारा वो नहीं है। असली हत्यारा वो आदमी है जिसने मेरे पति की पहचान चुराई थी और जो अब भी बाहर घूम रहा है। वो आदमी विनोद वशिष्ठ का साथी था। आराध्या ने उन्हें चियोंग सा इल,
असली विराज की पूरी कहानी बताई। कैसे वो कोमा का नाटक कर रहा था, कैसे उसने विहान को फंसाया और कैसे वो छाया पचई नगर केस में लोगों को मार रहा है। अधिकारी ने मेज पर हाथ मारा। ये कहानी अविश्वसनीय है वर्मा। तुम अपने पति को बचाने के लिए ये कहानियां बना रही हो। सर, आराध्या ने अपनी पिछली जांच की फाइलों को सामने रखा। मानव झा का अपहरण, डॉक्टर शर्मा की चुप्पी और पचई नगर के शिकार का विहान के पिता से संबंध, सब कुछ एक ही तरफ इशारा करता है। अगर मैंने तुरंत आपको बताया होता तो आप विहान को पकड़ लेते और असली हत्यारे को भागने का मौका मिल जाता। वरिष्ठ अधिकारी ने आराध्या को जांच से हटाने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं वर्मा। तुम असली अपराधी को ढूंढो और उसे मेरे सामने लाओ। अगर तुम नाकाम रही तो ना सिर्फ तुम्हारा पति जेल जाएगा, बल्कि तुम पर भी अपराधियों की मदद करने का इल्जाम लगेगा। आराध्या जानती थी कि ये उसका आखिरी मौका था। उसी शाम जब आराध्या घर पहुंची तो विहान वहां नहीं था। वो स्टूडियो में भी नहीं था। उसकी बेटी अनाया अपनी दाई के साथ खेल रही थी। दाई ने बताया कि विहान ने कहा था कि उसे जरूरी काम है और वो जल्द ही वापस आएगा। आराध्या को अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि चियोंग सा इल यानी असली हत्यारा जानता है कि वे उसके पीछे पड़ चुके हैं। उसका अगला निशाना कौन हो सकता है? अचानक आराध्या के फोन पर एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आया। उसने डरते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ विहान का चेहरा था, जो बुरी तरह से बंधा हुआ था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और उसकी आंखें मदद के लिए चिल्ला रही थीं। और उसके ठीक पीछे मुस्कुराता हुआ खड़ा था चियोंग सा इल। उसने विहान के चेहरे से पट्टी हटाई। नमस्ते इंस्पेक्टर, चियोंग सा इल ने शांत पर मजाकिया अंदाज में कहा। तुम्हारे पति ने तुम्हें मेरी कहानी तो बताई ही होगी। अब मेरा छोटा सा खेल शुरू होगा। सुनो विहान, उसने विहान के कान में फुसफुसाया। तुम्हारी प्यारी बेटी अनाया अब कहाँ है? विहान की आंखें डर से भर गईं। चियोंग सा इल ने आराध्या की तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले अपनी बेटी की सुरक्षा कर सकती हो? मैं तुम्हारी बेटी को उस जगह ले जाऊंगा जहां मैंने तुम्हारे पिता के साथ पहला कत्ल किया था। तुम्हारे पास 1 घंटा है। अगर तुम उस जगह नहीं पहुंची तो तुम्हारी बेटी को वो दर्द महसूस होगा जो मैंने इतने सालों तक सहा है। चियोंगसा इल ने उसे उस जगह का अजीब सा कोडवर्ड बताया जो विहान के पिता की डायरी से जुड़ा था। कॉल कट गया। आराध्या का दिल जोर से धड़क रहा था। अब मामला उसके पति के झूठ या उसके करियर का नहीं रहा था। अब उसकी बेटी अनाया खतरे में थी। वो जानती थी कि अगर वो सीधे पुलिस को बताएगी तो विहान और अनाया दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। उसने दाई को बताया कि वो तुरंत एक इमरजेंसी पर जा रही है और उसे घर के अंदर रहने को कहा। आराध्या ने अपनी गन उठाई और उस कोड वर्ड को सुलझाने के लिए अपनी पुलिस वाली बुद्धि का इस्तेमाल करने लगी। उसे पता था कि उसे अकेले ही उस हत्यारे तक पहुंचना होगा जो अब उसका आखिरी दुश्मन था। उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक बचाव मिशन शुरू हो चुका था। आराध्या ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और अपने मन में उस कोडवर्ड को दोहराया जो चियोंग सा इल यानी असली हत्यारे ने बताया था। ये कोई सामान्य जगह नहीं थी, ये विनोद वशिष्ठ के अतीत से जुड़ी थी। उसने अपने फोन में विनोद वशिष्ठ के पुराने केस की फाइलों को खंगाला। 15 साल पहले पुलिस को उसके ठिकाने की तलाश थी। फाइलों में एक अधूरा नक्शा मिला जिस पर एक कोड वर्ड लिखा था, जंगल में पहली ईंट। आराध्या को लगा कि यही वो जगह हो सकती है। जंगल में पहली ईंट विनोद वशिष्ठ के पहले शिकार की जगह थी, जहां उसने अपनी भयानक यात्रा शुरू की थी। ये शहर से दूर एक पुराना टूटा हुआ ईंट भट्ठा था, जिसके चारों ओर घना जंगल था। उसे पता था कि अब उसे किसी भी पुलिस अधिकारी को बुलाना खतरा पैदा कर सकता है। चियोंग सा इल उसे देख रहा था और अगर पुलिस आती तो वो अनाया या विहान को तुरंत चोट पहुंचा सकता था। उसे अकेले जाना था। आराध्या ने अपनी पुलिस की जीप लेकर बिना किसी को बताए तेजी से उस ईंट भट्टे की ओर निकल पड़ी। खूनी मैदान। 1 घंटे से भी कम समय में आराध्या उस सुनसान जगह पर पहुंच गई। वो जगह भयानक रूप से शांत थी। पुराने भट्ठे की टूटी हुई चिमनी आसमान की ओर इशारा कर रही थी, जैसे कोई खूनी निशानी। आराध्या ने जीप से उतरकर अपनी बंदूक तैयार की। चियोंग साइल, उसने आवाज लगाई। मैं आ गई हूं। मेरे पति और मेरी बेटी को छोड़ दो। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सरसराहट और पत्तों की आवाज थी। वो अंदर गई। भट्टे के अंधेरे हॉल में चारों तरफ लोहे की जंजीरें और धूल थी। अचानक एक कोने से आवाज आई, वाह, मेरी प्यारी इंस्पेक्टर पत्नी, तुम अकेली आए हो? तुमने तो अपने पति को साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चियोंग साइल एक ऊंची जगह पर बैठा था।
उसके पास रस्सी से बंधा हुआ विहान था। विहान बुरी तरह डरा हुआ था। अनाया कहाँ है? आराध्या की आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की आग थी। ओह, तुम्हारी बेटी? च्योंग साइल ने विहान को जोर से धक्का दिया। वो ठीक है, उसे मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। पहले तुम्हें अपने पति के अंतिम क्षण देखने होंगे। उसने विहान की तरफ एक चाकू उठाया। तुमने मेरी पहचान चुराई विहान वशिष्ठ, तुमने मुझे कोमा में डाला। अब तुम मरोगे और तुम्हारे बाप के सारे अपराधों का इल्जाम हमेशा के लिए तुम पर लग जाएगा। च्योंग साइल चीखा। रुको! आराध्या ने बंदूक सीधी की। तुमने किसी को नहीं मारा च्योंग साइल। मैंने तुम्हारी पिछली जांच की सारी फाइलें पढ़ ली हैं। तुम्हारे बाप ने तुम्हें इस्तेमाल किया था, तुम्हें बच्चा नाम दिया था। तुम एक शिकार हो, हत्यारा नहीं। च्योंग साइल जोर से हंसा। हत्यारा नहीं? तुम झूठ बोल रही हो इंस्पेक्टर। मैंने मारा है, मुझे मारना अच्छा लगता है। तुम्हारे पति का बाप मेरा गुरु था। विहान ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने पूरी ताकत से अपनी रस्सी को खींचा, जिससे च्योंग साइल का संतुलन बिगड़ गया। भागो आराध्या, अनाया को ढूंढो! विहान चिल्लाया। च्योंग साइल गुस्से में चिल्लाया और विहान को जमीन पर पटक दिया। आराध्या ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन वो निशाना चूक गया और भट्टे की दीवार पर जा लगा। उसने देखा कि च्योंग साइल अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी लोहे की मेज के पीछे छिप गया। आराध्या जानती थी कि उसे विहान को बचाने से पहले अपनी बेटी को ढूंढना होगा। उसने देखा कि भट्टे के पीछे एक छोटी सी सुरंग थी। वो तुरंत उस ओर भागी। सुरंग के अंत में एक छोटा अंधेरा कमरा था। वहां एक कोने में अनाया सो रही थी। वो बेहोश थी, पर उसे कोई चोट नहीं लगी थी। आराध्या ने अपनी बेटी को उठाया और उसके चेहरे पर प्यार से चूमा। तभी उसके पीछे च्योंग साइल चाकू लेकर खड़ा था। तुमने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन अब तुम्हारा पति मरेगा। आराध्या के पास अब सिर्फ एक ही मौका था। वो अपनी बेटी को एक हाथ में पकड़ी रही और दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। च्योंग साइल ने हमला किया। आखिरी टक्कर में आराध्या ने अपनी सारी ताकत लगाकर च्योंग साइल के कंधे पर जोर से गोली मार दी। च्योंग साइल चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चाकू दूर जा गिरा। विहान लंगड़ाता हुआ कमरे में आया। उसने आराध्या और बेटी को गले लगा लिया। पुलिस की सायरन की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। आराध्या ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को संदेश भेज दिया था। कुछ देर बाद च्योंग साइल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो चुप था, उसकी सारी ताकत और सनक खत्म हो चुकी थी। थाने में आराध्या ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को पूरी कहानी सुनाई। च्योंग साइल के अपराधों के पक्के सबूत मिल चुके थे। अधिकारी ने विहान के खिलाफ लगे सभी आरोपों को वापस लेने का फैसला किया, सिवाय पहचान चोरी के। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है विहान वशिष्ठ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। विहान 3 साल की जेल में गया, लेकिन आराध्या जानती थी कि वो निर्दोष है और एक दिन वापस आएगा। आराध्या ने अपने पद से कुछ समय के लिए इस्तीफा दे दिया। वो अब बस अपनी बेटी और टूटे हुए रिश्ते को संभालना चाहती थी। 3 साल बाद विहान जेल से बाहर आया। आराध्या, अनाया और उसकी बहन वीरा उसका इंतजार कर रही थी। विहान ने आराध्या को देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना खालीपन नहीं था। उसने इतने सालों में सच्चे एहसास सीख लिए थे। क्या तुम मुझे माफ करोगे आराध्या? विहान ने पूछा। तुमने कभी किसी को नहीं मारा विहान, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्यार भी कभी कभी झूठ पर पनप सकता है। हमें अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा। विहान ने अपनी बेटी को उठाया और वे तीनों घर की तरफ चलने लगे। अब उनका भविष्य झूठ पर नहीं बल्कि सच्चे प्यार और भरोसे पर टिका था। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। बिहान को अदालत में पेश किया गया। उसकी पहचान चोरी का अपराध साबित हो चुका था, लेकिन साथ ही असली हत्यारे च्योंग सा ईल को पकड़ने में उसकी और आराध्या की मदद को भी ध्यान में रखा गया। न्यायाधीश ने बिहान को सजा सुनाते समय कहा कि भले ही उसने कानून तोड़ा, लेकिन उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी और अपनी बहन को बचाना था। अदालत ने उसे पहचान चोरी के लिए 3 साल की सजा दी। बिहान ने जेल जाने के फैसले को शांति से स्वीकार किया। वो जानता था कि ये उस झूठ की कीमत थी जिसे वो इतने सालों से जी रहा था। जेल जाने से पहले उसने आराध्या से कहा, मैंने इतने सालों में एक बार भी नहीं सोचा था कि मेरा असली नाम कोई इतने प्यार से लेगा। जब तक मैं वापस ना आऊं
तुम मेरी और अनाया की ताकत बनकर रहना। आराध्या ने आंसू पोंछे और उसे हिम्मत दी। बिहान के जेल जाने के बाद आराध्या को अपने पुलिस करियर पर लगे धब्बे को साफ करना था। उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी सच्चाई को मान लिया था, लेकिन उस पर अपराधियों को छुपाने का इल्जाम लग सकता था। आराध्या ने हिम्मत से काम लिया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अपनी सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। उसने अपने अधिकारियों के सामने एक पूरी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में उसने बताया कि कैसे च्योंग सा ईल ने उसे और उसके परिवार को धमकाया और क्यों तुरंत पुलिस की मदद लेने से उसकी बेटी की जान को खतरा हो सकता था। उसने च्योंग सा ईल को पकड़ने में अपनी और बिहान की अहम भूमिका पर जोर दिया। पुलिस विभाग ने उसके काम को ध्यान में रखा। च्योंग सा ईल को पकड़ने में उसकी बहादुरी और सूझबूझ के लिए उसे सम्मानित किया गया, लेकिन झूठी पहचान छुपाने के कारण उसे 6 महीने के लिए नौकरी से निलंबित कर दिया गया। यह आराध्या के लिए एक दोहरी जीत थी। उसे अपने पति पर लगे खून के इल्जाम से आज़ादी मिली और उसका पुलिस अफसर होने का सम्मान भी बचा रहा। निलंबन के इन 6 महीनों में आराध्या ने खुद को और अपनी बेटी अनाया को संभाला। उसने अपनी बेटी को प्यार से समझाया कि उसके पिता एक हीरो हैं जो अपनी गलतियों की सजा काट रहे हैं, पर उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। आराध्या अपनी बहन वीरा के साथ मिलकर बिहान के लोहार के काम को भी संभालने लगी। ये काम बिहान की सच्ची पहचान थी, न कि झूठ। 3 साल बाद बिहान जेल से बाहर आया। वो पहले से ज्यादा शांत और भावुक था। जेल ने उसे वो सब महसूस करना सिखा दिया था जो वो पहले नहीं कर पाता था। उसे अब सच्ची मुस्कान की बनावट नहीं करनी पड़ती थी। जेल के बाहर आराध्या ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अनाया दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। बिहान ने अपनी पहचान को हमेशा के लिए त्याग दिया था। वो ना तो विराज शर्मा था और ना ही अब सिर्फ बिहान वशिष्ठ। उसने तय किया कि वो अब अपनी नई पहचान बनाएगा। उसने और आराध्या ने मिलकर लोहार का काम शुरू किया। बिहान ने अपनी कला में ईमानदारी और सच्चाई को भर दिया। उनका प्यार जो एक भयानक झूठ पर पनपा था, अब सच की नींव पर खड़ा था। उन्हें पता था कि उनका अतीत हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन अब वो उसे छुपाएंगे नहीं, बल्कि उसका सामना करेंगे। आराध्या, अनाया और वीरा से गले मिलने के बाद जब वो अपनी नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहा था, आखिरकार मैं आज़ाद हूँ। आज़ादी ये सिर्फ जेल की सलाखों से बाहर आना नहीं है। ये विनोद वशिष्ठ के बेटे होने के उस झूठ से आज़ादी है जिसे मैं इतने सालों से जी रहा था। जब मैंने पहली बार सूरज की रोशनी देखी तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। 3 साल मैंने हर पल लोहे की कला पर ध्यान लगाया, पर सबसे ज्यादा मैंने उस औरत को याद किया जिसने मेरे सबसे बड़े झूठ को मेरा सबसे बड़ा सच बना दिया, आराध्या। मैंने सोचा था कि जब मेरा सच सामने आएगा तो वो मुझे नफरत करेगी, वो मुझे अपराधी मानेगी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिता ने दुनिया को मेरे खिलाफ कर दिया था। लेकिन मेरी आराध्या, उसने नफरत नहीं की, उसने न्याय चुना, उसने सच्चाई चुनी। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। मैं विराज शर्मा बनकर जिया, लेकिन मेरी भावनाएं विहान वशिष्ठ की थीं, जिन्हें मेरी पत्नी ने जगाया था। अब मैं कोई नहीं हूं, न विराज, न वो विहान जो अपनी भावनाओं को दबाता था। मैं बस उस लड़की का पति हूं जो अपने काम और अपने परिवार के प्रति हमेशा वफादार रही है। मैंने अनाया को देखा, वो कितनी बड़ी हो गई है। 3 साल मैंने उसकी कहानियां मिस कर दी, उसके खिलखिलाते चेहरे को मिस कर दिया। अब मेरा पहला काम है उसे दुनिया का सबसे अच्छा पिता बनकर दिखाना। वीरा, मेरी बहन, उसने भी बहुत कुछ सहा है। अब हमें फिर से एक परिवार बनना है, जहां कोई डर नहीं होगा, कोई राज नहीं होगा। मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा। लोगों की नजरें, अतीत के ताने, ये सब मेरा पीछा करेंगे। लेकिन अब मेरे पास आराध्या का हाथ है, उसका प्यार एक कवच है। मैं अब लोहार हूँ, मैं लोहे को गर्म करता हूँ, उसे पीटता हूँ और एक नया रूप देता हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी के साथ भी यही करूँगा। मैं उस झूठ को पिघलाऊंगा और एक नया सच्चा जीवन गढ़ूंगा। मुझे भावुक होना आता है आराध्या, तुमने मुझे सिखाया। और मैं ये वादा करता हूँ कि अब मैं जो भी महसूस करूँगा वो तुम्हारे लिए और अनाया के लिए सच होगा। स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।